वेलकम टू लेजिट प्रेप, योर गेटवे टू सक्सेस। आज हमारा फाइनल पार्ट है। जैसा कि आपको दिख रहा है, पार्ट 6। आज हम सारा जामिया का जितना हमने अभी तक कवर नहीं किया है वो सब कुछ कवर कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आपने पांचों वीडियोस को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप कोई पॉइंट भी नहीं है बोलने का, राइट। जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने देखा होगा, अच्छे से फॉलो अप कर रहे होंगे। तो विदाउट फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं। इसमें है प्रिंसिपल और फैक्ट, है ना। प्रिंसिपल फैक्ट्स ऑप्शन है आपके पास 4, और आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है बेस्ट आंसर। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा लग रहे हैं आपको करेक्ट, 1 से ज़्यादा लग रहे हैं आपको करेक्ट, और अगर कोई नहीं लग रहा तो सीधा एलिमिनेट करो। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ पर्सन टू whom it is made। तो ये तो हमने प्रीवियस क्लास में ही किया था, अगर आपको याद होगा, है ना। प्रीवियस क्लासेस में ही किया था ये। तो ए सेंट अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू परचेज हिज बाइक। तो आपसे बस वो पूछ रहे हैं क्या, कि भाई बी को जो है वो प्रपोजल कब कंप्लीट हुआ। ये रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हो चुका है, यानी कि ये तो आप मान के चलो कि जो प्रपोजल एंड ऑफर वाला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन तो अच्छे से करना। तो इसमें है ए कैन सेंड अ लेटर मेकिंग ए सेंड अ लेटर मेकिंग प्रपोजल टू बी टू परचेज हिज बाइक। तो यानी कि ए ने लेटर भेजा, ऑफर भेजा अपना बी को, और ऑफर कब कंप्लीट होता है, जब वो ऑफरी के नॉलेज में आता है, यानी कि बी के नॉलेज में आएगा। तो बी रीड्स द लेटर, यानी कि उसके नॉलेज में आ गया। ए सेंड्स द लेटर, नहीं। बी फाइंड्स द लेटर, नहीं। बी फाइंड्स द लेटर ऑफ बी, नहीं। सिंपल बात है, बी रीड्स द लेटर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वो उसके नॉलेज में आ गया है। फिर आता है whoever with the knowledge to take dishonestly any movable property out of possession of any person without that person's consent moves that property in order to do such taking is said to commit theft। तो यानी कि थेफ्ट, अब देखो अगर आप थेफ्ट को एनालाइज करोगे, राइट, तो पहली बात तो वो कहाँ था, सेक्शन 378 में था आईपीसी के। अगर आप देखोगे अब तो चेंज हो गया वो। तो थेफ्ट में क्या जरूरियत होती है, एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन जरूरी होता है, सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आपका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है तो कोई थेफ्ट नहीं होता, तब वो गलती होती है सिंपली। और अगर उसके बाद अब एक्चुअली में डिसऑनेस्ट इंटेंशन डिस्प्ले करने लग जाओ, तब वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में हम डील करते हैं उनको। तो एनीवे पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन, उसके बाद है टेकिंग। तो किसी भी सामान का टेकिंग होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल, है ना। तो ये 3 तो मतलब कि हमेशा होगा ही होगा, चाहे कुछ हो या नहीं हो, तो ये तो होगा ही होगा। क्योंकि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी और इसको टेकिंग नहीं हो रहा और डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी नहीं हो रहा इनमें से, तो फिर क्या हो रहा है, फिर थेफ्ट कैसे हो रहा है। और हाँ, वो हमेशा एक मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। सारी की सारी जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। और विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट, कंसेंट के बिना ही होता है ना। अगर कंसेंट होगा तब कैसे हो सकता है थेफ्ट, तो विदाउट कंसेंट एंड ऑल। ऑलराइट। अब यहाँ पे जेड जो है वो एक गोल्डन चेन लेता है अपनी वाइफ का। ठीक है, जेड टेक्स अवे गोल्डन चेन इज वाइफ, जो कि वाइफ को किससे अपने फादर से मिला एज अ पार्ट ऑफ स्त्रीधन। और स्त्रीधन क्या होता है, मतलब वुमेन्स प्रॉपर्टी, यानी कि उस पर आपका भी राइट नहीं होता, हस्बैंड का भी राइट नहीं होता। तो यहाँ पे उसके कंसेंट के बिना लेता है और वो प्लेज कर देता है पैसे रेस करने के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए। तो यहाँ पे जेड जो है वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई वो गिल्टी है थेफ्ट का या नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, गिल्टी ऑफ थेफ्ट है वो। नॉट गिल्टी कैसे हो सकता है, मिसअप्रोप्रिएशन भी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका इंटेंशन ही पहले शुरुआत से डिसऑनेस्ट है, तो ये तो होगा नहीं। गिल्टी ऑफ थेफ्ट है, उसने अपनी वाइफ का गोल्डन चेन लिया उसकी कंसेंट के बिना, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, पैसे रेस किए, डोमेस्टिक यूज है और मूवेबल प्रॉपर्टी है ये, बस आराम से थेफ्ट है ये। अब इसमें आता है ए वो इज इन मुंबई। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कम्युनिकेशन से डील कर रहा है अगेन। तो ए जो है यहाँ पे मान लो मुंबई में है, ठीक है, ए है मुंबई में, और वो क्या है, मेक्स एन ऑफर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि वो सप्लायर है, सप्लायर है। बी है, बी दिल्ली में है, बी दिल्ली में है। दोनों की जो बात हो रही है वो किस पे हो रही है, मोबाइल पे हो रही है, मोबाइल फोन कॉल पे हो रही है। अब देखो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, हमारे यहाँ जो रूल्स अप्लाई होते हैं सेक्शन 4 के अंदर अगर आप देखोगे तो वो डिफरेंट है। सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, मतलब देखो सेक्शन 4 में लिखा नहीं हुआ है लेकिन कोर्ट्स के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, कि जो रूल्स लिखे हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो कहाँ अप्लाई होते हैं, नॉन इंस्टेटेनियस मीन्स में। नॉन इंस्टेटेनियस मीन्स तक लिमिटेड होते हैं, यानी कि पोस्ट हो गया, लेटर हो गया, वेगन हो गया, जो भी मतलब नॉन इंस्टेंट है ना, यानी कि आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। बट जहां भी इंस्टेटेनियस मीन्स के बारे में बात हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन हो गया, तो वहां पे क्या है, डायरेक्टली किसी ने मतलब कि बात किया, डायरेक्टली आपने सुन लिया, तो वहां पे रूल्स जो है रिवर्स हो जाते हैं एक्चुअली में।
तो रूल्स सेम नहीं रहते जो रूल्स अप्लाई करते हैं सेक्शन 4 के अंदर इंस्टेंटेनियस मीन्स में। तो यहाँ पे दोनों की बात हो रही है मोबाइल फोन पे, ठीक है। अब ड्यूरिंग द सेम कॉल जो है ए का जो ऑफर होता है ना, ए जो ऑफर करता है अपना सप्लाई करने का गुड्स, क्योंकि वो सप्लायर है, तो वो अनकंडीशनली एंड एब्सोल्युटली बी जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, बी जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे टर्म्स होते हैं ए एंड बी के बीच में कि गुड्स जो है वो कहाँ सप्लाई होंगे, पुणे में सप्लाई होंगे, ठीक है। गुड्स टू बी सप्लाइड एट पुणे, और पेमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिकली होगी, सिंपल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली होगी यानी कि उसका ट्रेस थोड़ी ना कर सकते हो किसी भी सिटी में आप। तो इन द गिवन सिचुएशन वो पूछ रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड कहाँ है, मतलब वो ये नहीं पूछ रहे कि स्यू कहाँ कर सकता है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंक्लूड तो हो गया, बट कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है मुंबई में कंक्लूड हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा कहाँ कंक्लूड हुआ है, मुंबई में हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई देखो बी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, राइट, मोबाइल फोन पे बात हो रही है, एक्सेप्टर कौन है, बी है। बी ने जब एक्सेप्टेंस को मतलब कि एक्सेप्ट किया और जैसे ही एक्सेप्टेंस कन्वे होता है, ए हियर करता है, तो ए कहाँ है, ए तो मुंबई में है, तो इसीलिए मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ ये माना जाता है। और यहीं पे मान लो इंस्टेंटेनियस मीन्स चल रहे होते तो वहां पे क्या होता, वहां पे बहुत सिंपल है रूल, वहां पे क्या है, जैसे ही एक्सेप्टर ने लेटर पोस्ट कर दिया, प्रपोजर बाउंड हो जाता है अपने आप में, प्रपोजर बाउंड हो जाता है अपने आप में। वो खुद बाइंड तब होता है जब वो पहुंचता है प्रपोजर को, लेकिन प्रपोजर बाउंड हो जाता है जैसे ही एक्सेप्टर पोस्ट कर देता है लेटर को, और लेटर भले ही पहुंचे या ना पहुंचे या कभी ना पहुंचे, बट वो प्रपोजर बाउंड हो जाता है। बट ऐसा इंस्टेंटेनियस मीन्स में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ईजी होता है कंफर्म करना कि भाई मेरी आवाज आ रही है, भाई मेरी आवाज आ रही है, तो बहुत ईजी होता है कन्वेंस। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि भाई एक्सेप्टेंस जैसे ही कोई पर्सन सुनेगा ऑफरर, तो वहां पे ही कॉन्ट्रैक्ट जो है कंक्लूड माना जाता है इंस्टेंटेनियस मींस में। तो क्योंकि ए जो है ऑफरर है, सप्लायर है, और उसने एक्सेप्टेंस को सुना और वो खुद मुंबई में है, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कंक्लूड हुआ है हमारा, मुंबई में हुआ है। फिर आता है एग्रीमेंट विद अ बॉय बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द लॉ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर एग्रीमेंट जो है किसी भी लड़के के साथ होता है जो कि 18 ईयर के नीचे है, तो वो क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही डील कर रहा है, किससे डील कर रहा है, सेक्शन 11 से डील कर रहा है, माइनॉरिटी से। तो यहाँ पे अ मैन इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अ गर्ल ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज, अ मैन इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद गर्ल ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बात किसकी हो रही है, बॉय की बात हो रही है, और फैक्ट्स में क्या दिया है, गर्ल के बारे में दिया है। तो आप इन्फ्रेंस निकाल ही नहीं सकते ना, हमें कैसे पता कि गर्ल के साथ वो करना, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो अलाउड है या नहीं है। देर इज नो पॉसिबल वे टू इन्फॉर इट। ऑफकोर्स अगर आपको लॉ पता है तो आपके मन में सोच रहे होंगे अरे नहीं होगा नहीं होगा, बट आपको प्रिंसिपल देखना है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन, जब ऑप्शंस में दिया है तो हम सीधा उस पर जाएंगे, बस बात खत्म। अब आपके पास है यहाँ पे देखो, ये थोड़ा लंबा है, ठीक है, थोड़ा लंबा इन्होंने दिया है, तो इसीलिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट में रखा हुआ है। ट्रेसपास टू चैटल यानी कि गुड्स और पर्सनल प्रॉपर्टी इज एन इंटेंशनल इंटरफेरेंस विद द पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी पॉसिबली कॉजिंग इंजरी। यानी कि ट्रेसपास टू गुड्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है ना। ट्रेसपास क्या होता है, ट्रांसग्रेशन है ना, मूविंग बियॉन्ड बाउंड्री, ब्रीच ऑफ बाउंड्रीज, परमिसिबल बाउंड्रीज। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। पहली बात तो अगर ट्रेसपास टू गुड्स का प्रूव करना चाह रहे हैं तो उसके क्या एलिमेंट्स है ये बता रहे हैं। पहली बात तो लैक ऑफ कंसेंट इन इंटरफेरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि परमिशन नहीं होनी चाहिए, परमिशन नहीं है तभी तो वह इंटरफेरेंस है, अनलॉफुल इंटरफेरेंस है। फिर है द इंटरफेरेंस विद द प्रॉपर्टी मस्ट रिजल्ट इन एक्चुअल हार्म, तो यहाँ पे आपको हार्म प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स और पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हार्म प्रूव करना पड़ता है। उसके बाद है द इंटरफेरेंस मस्ट बी इंटेंशनल। तो इंटेंशनल का मतलब ये नहीं है कि भाई सोच समझ के, इंटेंशनल का मतलब बस इतना है कि वॉलेंटरली मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे राजेश जो है अपनी एक लॉग बुक को डेस्क पे छोड़ देता है ऑफिस में, ठीक है, थका हुआ होगा छोड़ दिया होगा। उसका जो कॉलीग है नरेश उसे छोड़ देखता है कि भाई अरे ये तो पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो क्रॉस चेक करता है राजेश के लॉग बुक को उठा के कि भाई रिकॉर्ड्स को, बट वो जो लॉग बुक है उसे पता है वो राजेश की है, और वो रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा है। और रिकॉर्ड्स को चेक करते करते नरेश जो है एक्सीडेंटली क्या करता है, इंक को स्पेल कर देता है लॉग बुक में, जिसकी वजह से जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, और वो वनली कॉपी होती है जो राजेश के पास होती है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे एक्चुअल हार्म हुआ है, बिल्कुल हार्म हुआ है, रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। लैक ऑफ कंसेंट है, बिल्कुल कंसेंट है, राजेश ने कंसेंट कब दिया, इंटरफेरेंस है, बिल्कुल है, इंटेंशनल है। तो अब आपके पास आते हैं ऑप्शंस, है ना। अब आपको फैक्ट समझ आ गया है, आपको एसेंशियल समझ आ गया है, अब आपको चूज करना है ऑप्शंस। तो राजेश मे नॉट स्यू नरेश, मे नॉट स्यू, देखो मे नॉट स्यू क्यों होगा यहाँ पे, मे नॉट स्यू का तो मतलब है कि भाई कोई गलत नहीं हुआ है यहाँ पे, तो वो तो ऐसे भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि राजेश मे नॉट स्यू तो हो ही नहीं सकता फिर।
तो जो भी ऑप्शन है मेन और सी वो एलिमिनेट ऐसे ही हो जाते हैं हमारे। अब दो ऑप्शन है, राजेश may sue Naresh for trespass to title as he intentionally interferes property without consent and cause harm to it। और दूसरा है, राजेश may sue Naresh for trespass but Naresh will only be responsible for taking the log book and not spilling the ink। भाई देखो ये कहाँ से हो सकता है, इसके बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही है। एक्चुअल हार्म ही इसीलिए हुआ है क्योंकि इंक स्पिल हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब विपरीत जा रहा है जो एसेंशियल्स है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। फिर आता है सारा। सारा जो है मतलब कि वो क्या करती है, एक एले होता है, ठीक है, एक एले होता है, वहां पे वो पोल लगा देती है और रात का समय है। जैक जो है अपने घोड़े पे जा रहा है, उसे पता नहीं पोल रखा हुआ है, क्योंकि कोई रीजनेबली एक्सपेक्ट थोड़ी ना करेगा भाई कि कोई अचानक से किसी ने पोल रख के चली गई है। तो यहाँ पे हॉर्स जो है वो जो है स्टम्बल कर जाता है, पोल पे टकरा जाता है, और जैक जो है उसकी वजह से घोड़े से गिर जाता है और उसका जो हाथ होता है वो टूट जाता है, ब्रोकन आर्म है ना। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो यहाँ पे सीधी सी बात है भाई कि सारा ने जो है एक एले में पोल डाला हुआ है, तो सारा क्या है, लायबल फॉर नेग्लिजेंस है। भाई एक बीच सड़क में आप कैसे मतलब कि कोई भी खंबा डाल सकते हो बिना परमिशन के, तो नेग्लिजेंस है ना, ये तो लैक ऑफ ड्यू रिगार्ड ऑफ केयर है। आपकी एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है पब्लिक में कि भाई कोई भी पेडेस्ट्रियन, कोई भी मतलब ऑर्डिनरी पर्सन है, तो उसकी उसकी तरफ एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है कि इसको इंजरी ना पहुंचाऊं मैं फालतू में। तो यहाँ पे सारा की वजह से, सारा के एक्ट की वजह से क्या हुआ है, उसको इंजरी पहुंची है ना। तो यहाँ पे सारा क्या होगी, वो लायबल नेग्लिजेंस की होगी। यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेग्लिजेंस है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की जरूरत वहां पे होती है जहाँ पे कोई गलती ही ना हो, बट यहाँ पे तो गलती बिल्कुल है। सिमिलरली एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझ के किया गया है, बोथ आर लायबल। भाई जैक की क्या गलती, जैक तो आराम से अपना घोड़े पे चल रहा था। तो ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। फिर आता है एवरी प्रिंसिपल इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अदर देन अ माइनर इज वॉइड। तो इसमें बोला गया है कि कोई भी मतलब एग्रीमेंट है और वो मैरिज को रिस्ट्रेन कर रहा है, वो बोल रहा है कि तुम इसी पर्सन से शादी करो, माइनॉरिटी के अलावा, मतलब सिर्फ माइनर्स के रिगार्डिंग, तो उसके अलावा माइनर्स को छोड़ के, यानी कि उनके माइनर्स की मैरिज को फिक्स कर सकते हो, बट उनके अलावा जितने भी ऐसे मैरिज होंगे रिस्ट्रेंट में, तो वो वॉइड होंगे। तो यहाँ पे सलमान खान है, उसकी डेथ हो जाती है कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह से। और जो दो को विडोज होती है सलमान खान की, सुल्ताना और रजिया, वो आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि भाई अच्छा चलो छोड़ो, अब हम दोनों के पास जो है सलमान खान की प्रॉपर्टी आ गई है ना। तो ये दोनों बेगम अपने आप में डिसाइड करते हैं कि हम में से कोई भी जो है अगर मतलब फिर से शादी करेगा तो वो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें अपना हिस्सा छोड़ देगा, अपना हिस्सा छोड़ देगा। तो ये एग्रीमेंट जो है इसमें कोई गलती नहीं है एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि देखो ये एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं है, ये बस इतना बोल रहा है कि अगर हम में से कोई भी फिर से शादी करता है, देन हम बस जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ी ना बोल रहा है कि तुम शादी ही नहीं कर सकते हो, यहाँ पे बस ये बोल रहा है कि अगर तुम करते हो तो तुम अपना हिस्सा छोड़ देना, दैट्स इट। तो वो तो अलाउड है कंप्लीटली, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रिस्ट्रेंट क्या है, रिस्ट्रेंट पार्शियल है ना, रिस्ट्रेंट पार्शियल है। तो एग्रीमेंट जो है यहाँ पे अपना वॉइड ही नहीं है, एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड बिकॉज नो रिस्ट्रेन वाज इम्पोज्ड अपॉन ईदर ऑफ द टू विडोज फॉर रीमैरिज। रीमैरिज कर सकते हैं। अब रिस्ट्रेन वाज पार्शियल सो एग्रीमेंट इज वैलिड एंड ऑल, वो हमें डील करना ही नहीं है ना, क्योंकि उसके बारे में प्रिंसिपल में ना दिया है और उसकी जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी इज द बेटर आंसर, तो ऑप्शन बी हमारा हो गया, सिंपल। फिर a person is said to be of sound mind for making contract if at the time when he makes it he is capable of forming rational judgment to as to effect upon his interest। तो यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं एक पर्सन, सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साउंडनेस से हम डील करते हैं कि एक पर्सन को माना जाता है वो सेम दिमाग का है, सही दिमाग का है, अगर वो समझ सकता है कि जब भी कोई बात हो रही है तो वो कैसी बात हो रही है, उस बात का क्या इम्प्लीकेशन है उसके लिए, है ना। यही तो चीज़ें चाहिए होती है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई अगर आप इससे ये डीलिंग करते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे। अगर आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसका क्या अंजाम होगा, तो आप फिर साउंड माइंड के कैसे हुए। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है वो साउंड स्टेट ऑफ माइंड में जनरली रहते हैं, बट कभी कभार वो अनसाउंड स्टेट में भी रहते हैं। तो वो इंटर करते हैं, मिस्टर एक्स जो है वो वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं, और वो कब इंटर करते हैं, जब वो अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में थे। तो यहाँ पे मिस्टर वाई को जब वो पता चलता है तो वो सूट फाइल करते हैं एक्स के अगेंस्ट। और क्यों? क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये पर्सन तो अनसाउंड था तो कॉन्ट्रैक्ट तो इंटर हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, देखो जनरली अब साउंडनेस के मामले में क्या होता है ना, डिफेंस लेते हैं लोग कि भाई मैं तो साउंड था ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा था, तो इसीलिए मेरे ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे मिस्टर वाई जो है उनको पता चला कि भाई जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इंटर किया वो साउंड माइंड का नहीं था जब उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और फिर वो स्यू करता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना चाहिए, ये तो अनसाउंड माइंड के थे उस वक्त। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल सी बात है, हमें देखना होगा कि भाई क्या प्रूफ करना है, ऑप्शंस को देखना होगा। तो मिस्टर एक्स कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही इज अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड, भाई ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है।
फिर मिस्टर एक्स कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बट द बर्डन इज ऑन द अदर पार्टी टू प्रूव दैट ही वाज अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सीधी सी बात है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी पार्टी एलिगेशन लगाती है कोर्ट ऑफ द लॉ में, उसी को तो प्रूव करना पड़ता है कि भाई जो वो आरोप लगा रही है वो एकदम सही है ना। द बर्डन ऑफ द प्रूफ ऑलवेज रेस्ट ऑन द प्रोसिक्यूशन, दैट इज अ जनरल रूल, ओनस प्रोबेंडी। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, एलिगेशन कौन लगा रहा है? मिस्टर वाई लगा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कौन करना चाहता है? मिस्टर वाई करना चाहता है। तो जब अवॉइड वो करना चाहते हैं तो उन्हीं को प्रूव करना पड़ेगा ना कि मिस्टर एक्स जो है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते वक्त अनसाउंड माइंड के थे। तो सीधी सी बात है, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाता है यहाँ पे? साउंड माइंड का हो जाता है ना। और ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट आंसर है यहाँ पे। और सी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो सी जो है मिस्टर एक्स की प्रूफ करेंगे वो साउंड स्टेट ऑफ माइंड है भाई। वो थोड़ी ना एलेज कर रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट से, दिक्कत तो वाई को है, तो वाई को प्रूव करना पड़ेगा। अब लास्ट आपका आता है यहाँ पे कि इन सिविल एक्शन फॉर डेफेमेशन द ट्रूथ ऑफ डेफेमेटरी मैटर इज एन एब्सोल्यूट डिफेंस, हाउएवर द बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ट्रूथ इज ऑन डिफेंडेंट एंड इज लायबल इफ ही डज नॉट सक्सेसफुली डिस्चार्ज द बर्डन। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि जनरली जो भी बर्डन होता है ना, मतलब कि वो ठीक है बर्डन, कि भाई तुमने जो भी बोला वो सच बोला, इसमें कुछ भी बदनामी नहीं की तुमने किसी की, झूठ नहीं बोला है ना। क्योंकि डेफेमेशन क्या है? डेफेमेशन में तुम किसी और की इज्जत गिराते हो एक फॉल्स स्टेटमेंट से, तो इसीलिए तुम अगर सच बोलते हो तो वो परफेक्ट डिफेंस माना जाता है। बट डिफेंड कौन करेगा? डिफेंड वही करेगा ना जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है। तो सूट फाइल कौन करेगा? प्लेंटिफ फाइल करेगा। और प्लेंटिफ कौन होगा? प्लेंटिफ वही होगा जिसकी इज्जत गिरी है। तो प्लेंटिफ वही पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट डेफेमेटरी स्टेटमेंट है, और डेफेमेटरी स्टेटमेंट जिसने इशू किया है वो डिफेंडेंट होता है, यानी कि वही डिफेंड करेगा ना कि मैंने जो ये स्टेटमेंट निकाला है ये सच है, क्योंकि आप ही ने बोला है वो चीज। तो यहाँ पे बस वही बोल रहे हैं कि भाई ट्रूथ इज एन एब्सोल्यूट डिफेंस, और पर्सन जो स्यू करता है, मतलब जो भी पर्सन स्यू हो रहा है, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने जो बोला है वो सच बोला है। और अगर वो नहीं कर पाता तो वो क्या होगा? लायबल होगा, क्योंकि उसने दिखाई नहीं पाया ना कि भाई तुम्हारी बात में दम है। तो यहाँ पे डी जो है वो एक एडिटर होता है लोकल वीकली का, और एक सीरीज ऑफ आर्टिकल वो पब्लिश करता है जिसमें वो बताता है कि भाई एक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट टी, और वो उसने एक जो फॉल्स सर्टिफिकेट इशू किए हैं, ब्राइब लिए हैं, करप्ट एंड इलीगल मीन्स से, मतलब कि पैसे को छापा है, एक मिस्टीफ मॉन्गर है, यानी कि बहुत बदनामी करता है, बोलता है कि एकदम बेकार इंसान है टी जो है। तो यहाँ पे पी जो है एक मतलब सिविल एक्शन ले आता है डी के अगेंस्ट एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी फैक्ट जो है उसको वो प्रूव नहीं कर पाया जो उसने पब्लिश किए हैं। तो यहाँ पे हमें आपसे पूछा गया है कि भाई ये आपके फैक्ट्स हैं, ये आपका प्रिंसिपल है, तो इसमें कौन सा डेरिवेशन, यानी कि आप इससे क्या इन्फर कर सकते हो, कौन सा सबसे करेक्ट इन्फ्रेंस होगा। तो आपके यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। नन ऑफ द अबव को तो कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन होता है, एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो तीन ऑप्शन है। डी वुड बी लायबल सिंस ही कुड नॉट प्रूव द फैक्ट पब्लिश बाय हिम, डी वुड बी लायबल सिंस ही कुड नॉट प्रूव द फैक्ट पब्लिश बाय हिम। दूसरा है डी वुड नॉट बी लायबल एज सच एक्शन कुड कर्टेल द राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच ऑफ द प्रेस, बट ये तो बिल्कुल ही मतलब बात ही नहीं हो रही इसके बारे में। और भाई बात तो यही है ना, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना किसी को डिफेम करने की है। तो ऑप्शन बी तो ऐसे भी मतलब कि गलत हो रहा है। फिर डी वुड नॉट बी लायबल एज द मीडिया कुड पब्लिश एनीथिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। जब भी कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट देखो तो हमेशा में वेरी रहना है। अब ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि डी लायबल इसीलिए है क्योंकि वो अपनी बात को प्रूव नहीं कर पा रहा, और ऑलरेडी प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? डिफेंडेंट पे है। डिफेंडेंट कौन है? डी है। और वो लायबल कब होगा? जब वो सक्सेसफुली डिस्चार्ज नहीं कर पाता इस बर्डन को, बर्डन ऑफ प्रूविंग ट्रुथ को। तो वो नहीं कर पाया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पी ने जब सिविल एक्शन लाया तो डी प्रूव कर पाया? नहीं कर पाया। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है, और इसीलिए डी जो है यहाँ पे क्या होगा हमारा लाइव एज, सॉरी ए हमारा, मैंने बी गलती से बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर ए है, याद रखना। ओके, वो स्लिप ऑफ द वर्ड में मत चले जाना। तो यहाँ पे ए है, ठीक है। तो डी वुड बी लायबल सिंस ही कुड नॉट प्रूव द फैक्ट पब्लिश बाय हिम। तो दैट्स इट, आपका सारा पीवाईक्यू जितना भी लीगल प्रिंसिपल अभी तक जामिया में 2017 से लेके 2024 तक जितना भी आया है, अब हमने सारा कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सीरीज में प्रोबेबली लीगल मैगजीन्स को या तो कंटिन्यू करेंगे, या आपको लगता है कि हमें कुछ और कंटिन्यू करना चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट दैट इन द कमेंट, वी आर ऑलवेज ओपन टू द सजेशंस। एंड फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस थ्रू डिस्क्रिप्शन। जितनी भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्यूरी हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। थैंक यू।